हेलो बच्चों, आज हम आपके पाठ 6 जैव प्रक्रम की शुरुआत करेंगे। इस पाठ में हम मुख्यतः 4 जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। जो आपका 5वां जैव प्रक्रम है जनन, वो इस पाठ में इंक्लूड नहीं किया गया है, उसको एक अलग पाठ में दिया गया है। चैप्टर 8 में हम उसको पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो जैव प्रक्रम हैं ये सभी जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जनन जो है वो जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन उसकी प्रजाति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो जैव प्रक्रम बेसिकली हैं क्या? वे सभी प्रक्रम जो मिलकर जीव के जीवन को संभव बनाते हैं, उसके शरीर में अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है पोषण। पोषण आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। बाहर से, शरीर के बाहर से कुछ पदार्थों को ग्रहण करना ताकि शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती रहे। तो अलग अलग प्रकार का पोषण होता है। एक हमारा है, हम सबसे पहले पोषण के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब ये भी हम पहले शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए बाकी जो जंतु हैं वो पौधों पर निर्भर करते हैं, तो वो सभी जंतु विषमपोषी पोषण में आएंगे। तो स्वपोषी पोषण क्या है? इस पोषण में जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? पर्यावरण से CO2, जल तथा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके इनको जटिल कार्बनिक पदार्थों मेनली ग्लूकोज में बदल देते हैं। यानी कि ग्लूकोज का बेसिकली इसमें निर्माण होता है। तो इस पोषण में क्लोरोफिल मस्ट है, प्रेजेंट होता है। जो विषमपोषी पोषण है, इसमें जो जीव हैं वो पौधों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो शाकाहारी हैं वो पौधों पर निर्भर करते हैं, जो मांसाहारी हैं वो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं जो पौधों को खाते हैं। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों के बिना इनका पोषण संभव नहीं है। इनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है। अब हम स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। स्वपोषी पोषण जो है पौधों में होता है और उसके लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं, मुख्यतः क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण, उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण, निर्माण। तो इसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? कई बार ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला है CO2। CO2 पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है रंध्र के द्वारा। रंध्र के बारे में हमने 9th में पढ़ा है। रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये जैसे पत्ती है, ये इसकी ऊपरी सतह है, ये इसकी नीचे वाली सतह है। तो इन दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और जो पौधे में एक्स्ट्रा पानी होता है वो वाष्प के रूप में उसका वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, अब दूसरा है जल तथा खनिज लवण। जल तथा खनिज लवण पौधा जड़ों के द्वारा मिट्टी से सोखता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होती है, और क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक है जो सभी पौधों में पाया जाता है। अब इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटनाएं क्या हैं। ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में ही कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ आप इसको एक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में देख रहे हैं। CO2 प्लस जल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है, और साथ में ऑक्सीजन वायुमंडल में रंध्र के द्वारा छोड़ दी जाती है। यानी कि मेन प्रोडक्ट, जो मुख्य उत्पाद है प्रकाश संश्लेषण का, वो ग्लूकोज है, और जो बाय प्रोडक्ट है, उतोत्पाद है, वो ऑक्सीजन है। अब इसकी मुख्य घटनाएं क्या हैं? सबसे पहली घटना है क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को सोखेगा। ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको अवशोषित करेगा। उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये कार्य पत्तियों में ही होता है।
पत्तियों की कोशिकाओं में ही होता है। ये रासायनिक ऊर्जा अब इन जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए इसके अपचयन के लिए। वो हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देती है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में स्टोमेटा के द्वारा छोड़ दी जाती है। अब ये सारी जो प्रक्रिया है ये हो कहाँ रही है? ये पत्तियों में होती है। आपकी किताब में एक डायग्राम दिया हुआ है, पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र। वो चित्र तो नहीं आता, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि ये प्रकाश संश्लेषण हो कहाँ रहा है। सबसे पहले हमने जो पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकताएं, तो पानी और खनिज लवण यहाँ पत्तियों की कोशिकाओं तक कैसे पहुँचेगा? वो जाइलम के द्वारा पहुँचेगा। ये इस जो पत्ती का जो स्टॉक है ये तने से जुड़ा हुआ होता है, तना फिर अल्टीमेटली जड़ से कनेक्टेड होता है और जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज लवण सोखती हैं और वो फिर धीरे धीरे जो है यहाँ तक आता है। अब इसमें ये जो स्टॉक है पत्ती का, यहाँ पे जो पत्ती की आपकी मिडरिब दिखाई दे रही है, इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। फिर ये जो पतली पतली आपको शिराओं का जाल दिखाई दे रहा है, इसमें भी जाइलम फ्लोएम होते हैं, है ना। आपने जाइलम फ्लोएम के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा है। ये उत्तक हैं जो पौधों में जाइलम जो है पानी और खनिज लवण का वहन करता है और फ्लोएम जो है वो भोजन का वहन करता है। तो यहाँ तक पत्तियों तक पानी और खनिज लवण लाने का कार्य जाइलम करेगा। फिर इन पत्तियों की कोशिकाओं में भोजन बनेगा। कौन सी कोशिकाओं में? एक डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें पत्ती के अनुप्रस्थ काट का, जैसे इस पत्ती को हम ऐसे काट दें और फिर इसकी एक बहुत ही पतली सी, बिल्कुल फाइन सी, एक पतली सी हमने इसकी बहुत पतला सा भाग लेना है और उसको हमने सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख के देखना है। तो उसमें फिर आपको लेयर्स दिखाई देंगी, ठीक है। सबसे पहले अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और उसके बीच में बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई देंगी। उन कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि होता कहाँ पे है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रंध्र पर। रंध्र का क्या कार्य है? ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, रंध्र किस प्रकार खुलते और बंद होते हैं। भाई रंध्र दो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो है एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। दूसरा, यहाँ तक पत्तियों तक पानी को खींचने में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो बहुत अधिक सहायक है और वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इन रंध्र के द्वारा ही होती है। तो ये समझना जरूरी है कि रंध्र किस प्रकार खुलते और बंद होते हैं, क्योंकि जब रंध्र खुले होंगे तभी गैसों का आदान प्रदान होगा, तभी वाष्पोत्सर्जन होगा, बंद होंगे तो नहीं होगा। तो रंध्र कब खुलते हैं? जब ये देखो, ये जो बीच का जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको रंध्र छिद्र कहते हैं। इसके रंध्र के दोनों तरफ कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं की एक अलग तरह की शेप है, आपको राजमा जैसी या किडनी जैसी शेप दिखाई दे रही है। इन कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। इनकी अंदर वाली भित्ति है वो थोड़ी मोटी होती है, बाहर वाली थोड़ी सी पतली होती है। जब इन द्वार कोशिकाओं में बाहर से दूसरी कोशिकाओं से पानी और खनिज लवण अंदर जाता है, तब ये कोशिकाएं फूल जाती हैं और ये जो बीच का छिद्र है ये खुल जाता है, ठीक है। तो ये आपने बताना है, इस प्रकार रंध्र खुलते हैं। अब बंद कब होंगे? जब इसका उल्टा होगा, यानी कि जब द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर निकलेगा तब ये कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी और ये रंध्र का छिद्र बंद हो जाएगा। इस प्रकार से, जैसे अपने हाथ को आप ऐसे देखेंगे तो ये ओपन है, ऐसे कर देंगे तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये जब ये कोशिकाएं फूलेंगी तो ये खुलेगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ खींचेगी इनकी बाहरी भित्ति, और जब ये सिकुड़ जाएंगी तो ये छिद्र जो है वो बंद हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अब हम मुख्यतः इसमें 2 जीवों का पोषण जो है डिटेल में पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम, दूसरा मनुष्य में मानव का पाचन तंत्र। तो अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है? अमीबा एक बहुत ही सिंपल एक कोशिकीय जीव है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये अपना आकार बदलता रहता है। ये पानी में पाया जाता है, तो जहाँ पर भी पानी में खाद्य कण होंगे उसके चारों तरफ ये कूटपाद बना देता है। कूटपाद मतलब झूठे पैर, सूडोपोडिया। और ये कूटपाद फिर इस खाद्य कण को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं इस तरीके से, और ये खाद्य कण कोशिका के अंदर आ जाता है। तो इसको, इस खाद्य कण के
चारों तरफ ये जब झिल्ली आ जाती है तो इसको खाद्य रिक्तिका कहते हैं। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर भोजन का पाचन होता है, क्योंकि ये कोशिका है, इस कोशिका में कोशिका अंगक भी होंगे। उन कोशिका अंगक में से एक अंगक होता है लाइसोसोम, आपने 9th में पढ़ा है। तो वो लाइसोसोम इसमें अपने पाचक एंजाइम छोड़ देगा और भोजन पच जाएगा। अब जो पचा हुआ भोजन है वो कोशिका के अंदर सोख लिया जाएगा, और जो बिना पचा हुआ भोजन है वो यहाँ आकर इस कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। दूसरा फिर एक कोशिकीय जीव होता है पैरामीशियम। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में पिक्चर देखी होगी, मैं एक सिंपल सी ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से स्लीपर जैसी संरचना होती है उसकी, और इसमें इसकी सतह पर सीलिया पाए जाते हैं जो भोजन के ग्रहण करने में और इसकी मूवमेंट में, गति में सहायक है। इस तरीके का होता है। यहाँ से ये साइटोस्टोम के थ्रू भोजन ग्रहण करता है। तो इसमें आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीबा भोजन किसकी मदद से ग्रहण करता है? कूटपाद की मदद से, और जो पैरामीशियम है वो सीलिया की हेल्प से भोजन ग्रहण करता है। दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं, और कोशिका के अंदर ही भोजन का पाचन होता है। हमारी तरह नहीं होता कि पाचन तंत्र है पूरा, अलग अलग अंग हैं, आमाशय है ना, लिवर है, पेनक्रियाज है, ये सब नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। तो ये कई बारी 2 मार्क्स में डायग्राम आ जाता है, अमीबा में पोषण का चित्र बनाओ, और अगर 4 नंबर में आता है तो चित्र सहित वर्णन आ जाता है। अब नेक्स्ट मैंने पहले भी एक वीडियो भेजी हुई है मानव पाचन तंत्र की, तब तक आप वो देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स भेजूंगी। थैंक यू।